हेलो गाइज जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के, आपको हम 30 क्वेश्चन के एक कवरेज कराएंगे और पूरे सीडीपी के पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न को हम एनालिसिस के माध्यम से देखेंगे, ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं होंगे जो आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण का सत्ताधारी स्तर कौन सा है। तो शिक्षक केंद्रित होता है, छात्र केंद्रित होता है, प्रधानाध्यापक होता है और अनुभव केंद्रित होता है। तो शिक्षण का सत्ताधारी स्तर क्या होता है, याद रखिएगा। शिक्षण का जो सत्ताधारी स्तर होता है वह शिक्षक केंद्रित होता है। याद रखिएगा, कभी भी शिक्षण का सत्ताधारी स्तर सही नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को सत्ताधारी स्तर को मानक रूप में नहीं लिखा जाता है। जो बच्चे का जो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा होती है, यह बालक के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षण का सत्ताधारी स्तर क्या होता है, तो शिक्षक केंद्रित होता है। और ये याद रखिएगा, शिक्षण का बालक स्तर क्या होता है, यह बालक को ध्यान में रखते हुए कौन सा स्तर तैयार कराया जाता है, तो वह बाल केंद्रित होता है या छात्र केंद्रित होता है। जो बालक के तैयारी के लिए काफ़ी अच्छा होती है और बालक के पढ़ाई के लिए, शिक्षण के लिए काफ़ी अच्छा से अच्छा होता है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चरित्र का विकास होता है। तो चरित्र का विकास कैसे होता है, इच्छा शक्ति द्वारा होता है, वर्ताव एवं व्यवहार द्वारा होता है, कि नैतिकता द्वारा होता है, कि उपयुक्त सभी द्वारा होता है। याद रखिएगा, बच्चे के चरित्र के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई बच्चा है, बच्चे का चरित्र विकास कैसे होता है। अगर आपको ऐसे प्रश्न मिले जिसमें आपको 3 ऑप्शन दे और ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाए जिसमें दिया रहे कि उपयुक्त सभी, तो याद रखिएगा जो उपयुक्त सभी होता है इसकी प्राथमिकता बहुत ज्यादा होती है। तो उपयुक्त सभी देखने के लिए आपको 3 ऑप्शन में से देखना होता है कि 2 ऑप्शन अगर सही है तो याद रखिएगा 2 या 3 ऑप्शन। कभी तो ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि तीनों ऑप्शन सही मिल जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि माइंड में बनता है एक ऑप्शन सही है, दूसरा का ऑप्शन भी सही दिखता है, तो अब हम तीसरे की तरफ थोड़ा कम ध्यान देकर हम उपयुक्त सभी के साथ चले जाते हैं। जैसा कि यही ऑप्शन है, यही क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है। तो बच्चे के चरित्र का विकास के बारे में कह रहा है, इच्छा शक्ति द्वारा, बिल्कुल इच्छा शक्ति द्वारा होता है। वर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी चरित्र का विकास होता है। बच्चे के नैतिकता द्वारा चरित्र का विकास होता है। तब हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे कि चरित्र का विकास होता है उपयुक्त सभी के साथ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सेकंड क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। अधिगम, याद रखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम जरूर कहा जाता है, लेकिन इसमें से कहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। याद रखिएगा, विभेदीकरण स्तर नहीं है, कि स्मृति स्तर नहीं है, कि चिंतनशील स्तर नहीं है, कि समझ स्तर नहीं है। याद रखिएगा, शिक्षण अधिगम का स्तर समझ स्तर है। बच्चा समझेगा तभी कुछ सीखेगा। याद रखिएगा, चिंतनशील, जब बच्चा किसी को सीखने के प्रति चिंता उसके अंदर रहेगी, किसी कार्य को करने के प्रति उसके अंदर चिंता रहेगी, उसके अंतर भाव रहेगा, तब याद रखिएगा ये भी स्तर है। स्मृति स्तर, स्मृति का मतलब होता है मस्तिष्क विकास। याद रखिएगा, मेमोरी क्षमता, स्मृति स्तर भी है, लेकिन याद रखिएगा पूछा है कि कौन सा स्तर नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछा है, तो विभेदी स्तर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ये सभी हैं और कौन नहीं है, तो विभेदीकरण नहीं है। याद रखिएगा, कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है, तो विभेदीकरण नहीं है, अर्थात उसका बंटवारा करना या अर्थात उसका विभक्त करना या किसी चीज को बांटना, ये नहीं है। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे आप एक टीचर बन जाइए और सफल टीचर क्या करेगा। कोई विद्यार्थी है वह कक्षा में आने से या भाग लेने से संकोच करता है, ठीक ना, शर्म करता है, संकोच करता है। संकोच का मतलब होता है डरता, डर, भय, संकोच, ऐसे सब उसके अंदर गुण हैं। तो याद रखेगा ये बुराई के गुण हैं। तो कोई भी बालक है अगर वो कक्षा में नहीं आना चाहता है तो आप क्या करेंगे, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। याद रखेगा, जब तक बच्चे से प्रश्न नहीं पूछा जाता वह रोचक पूर्ण अध्ययन होता ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बच्चे से आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो बच्चा सीखने के प्रति उसके अंदर उत्साह कैसे आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर की बात करते हैं।
जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं के प्रश्न पूछेंगे। याद रखिए, ऐसा कुछ नहीं है, अगर बच्चा जिन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है वैसे ही प्रश्न पूछेंगे तो वो कौन प्रश्न पूछेगा जो बच्चा नहीं दे सकता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछने से बच्चे के अंतरात्मा का विकास होता है, बच्चे सीखने के प्रति उत्साहित होते हैं। याद रखेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके समर्थ से बाहर हैं और जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। याद रखिएगा, कुछ बात सही है। चलिए यहाँ पे 4 नंबर की बात करते हैं। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा इसका डिस्कशन करते हैं। उन प्रश्नों को याद रखिएगा, कोई बालक कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो उस बालक से उस प्रश्न को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है। सामर्थ्य का मतलब होता है उसके जानकारी से बाहर हो। और याद रखिएगा, जब बालक कोई कक्षा 3 में पढ़ने वाला बालक है और उसको कक्षा 5 का 6 का आप बात पूछेंगे तो वह जो होगी उसके सामर्थ्य से, उसके एरिया से बाहर होगी। और ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो बालक जो होगा वह कक्षा में उपहास का मतलब होता है हंसी का पात्र बनेगा। तो ऐसा आप काम नहीं करेंगे एक अच्छे टीचर के रूप में। याद रखिएगा, तो उन प्रश्नों को आप बिल्कुल नहीं पूछिएगा जो उसके सामर्थ्य से बाहर हो और जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र न बन सके बालक। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। एक शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए, कि आदर्शवादी होना चाहिए, कि निर्देशात्मक होना चाहिए। याद रखिएगा, अब आपको ऐसा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न का आपको आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक शिक्षक बनना पड़ेगा। और याद रखिएगा, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक। याद रखिएगा, बालक शिक्षक कभी भी प्रशासनात्मक रूप से जैसे कोई नियम या कानून बना के बच्चे को पढ़ाना चाहेगा तो वह बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएगा। ऐसा उसके अंदर नहीं बर्ताव होना चाहिए। शिक्षाप्रद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। निर्देश किसी बच्चे को देकर कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है। शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। आदर्शवादी का मतलब होता है नैतिकता, उसके अंदर चारित्रिकता, उसके अंदर संवेगात्मक, उसके अंदर सभी गुणों का विकास होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, वह आदर्श हो, वह आदर्शवादी हो। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 6 नंबर की बात देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित कारण है। क्या कारण है? बालिकाएं बालक से अधिक बुद्धिमान होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं और अतीत में बालकों को बुरी तरह से विभेदित किया गया, बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया गया और किसी सामाजिक परिवर्तन नेतृत्व में केवल महिलाएं समर्थ हैं। याद रखिएगा, जब यह ऑप्शन बना था तो ऑप्शन में एक शब्द है दोस्तों, एक केवल। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये नहीं रहेगा तब हो जाए। याद रखिएगा, काफी इस प्रश्न में विवाद रहा और इसके बाद आयोग ने 4 ही नंबर को आंसर माना। क्यों माना? कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित कारण क्यों है? कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में महिलाएं समर्थ होती है, यही कारण होता है कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने मनोवैज्ञानिक और कितने ऐसे लोग थे, महान महान टीचर थे जो मानते थे कि यहाँ पे केवल टैग वर्ड है इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन यही माना है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर और शिक्षण अधिगम की वस्तु की गुणवत्ता पर और शिक्षकों में अभिवृद्धित परिवर्तन पर। याद रखिएगा, समन्वित शिक्षा जो होती है, समन्वित शिक्षा की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? तो इस बात को जब आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर समन्वित शिक्षा निर्भर करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, कुछ सीखना। याद रखिएगा, तो कोई भी बालक है वह सीखने में, उसके अंदर किसी बालक के अंदर समस्या आ रही है, तो अधिगम से संबंधित मतलब सीखने से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? कठोर परिश्रम का सुझाव बच्चे को आप देंगे, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन करेंगे, आप निजी शिक्षण का सुझाव देंगे, निर्देशात्मक शिक्षण करेंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा आप देखिएगा।
कोई भी बालक सीखने के प्रति उसके अंदर समस्या आ रही है तो आप उस बालक के साथ निदानात्मक शिक्षण करेंगे। निदानात्मक शिक्षण होता है कि बालक को सबसे पहले जो सीखने में कमी आए, सीखने में उसको प्रॉब्लम आए, सीखने में जो समस्या आए उसकी आप पहचान करेंगे और पहचान करने के बाद प्यारे उसका क्या करेंगे आप लोग, निदान करेंगे। यही होता है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण में सबसे पहले कठिनाइयों का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद उसकी पहचान की जाती है और उसके बाद उस अंत में बालक का उसको निदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है। कोई शिक्षक है वह किसी विद्यार्थी को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है। अनुप्रेरित का मतलब होता है अभिप्रेरित, ऐसे याद रखिए, मोटिवेशनल, अभिप्रेरणा, इसको ऐसे याद रखिए। पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर और कक्षा में भाषण देकर, याद रखिएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अभिप्रेरित या अनुप्रेरित या मोटिवेट किस माध्यम से कर सकता है, तो केवल टू केवल उदाहरण देकर। उदाहरण क्या होता है प्यारे, जैसे मान लीजिए, याद रखिएगा, अभिप्रेरणा का मतलब होता है बा अभिप्रेरणा और एक अभिप्रेरणा का मतलब होता है अंत अभिप्रेरणा। जब बालक को अंदर से कोई चीज सीखने के लिए उसके अंदर भाव आए तो उसको बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। जब बालक को बाहरी कोई बात बताकर उसके अंदर मोटिवेट करें कि आप ऐसे करो, आप ये बन सकते हो, पढ़कर ये चीज कर सकते हो, तो इसी को कहते हैं हम लोग बा अभिप्रेरणा। तो अनुप्रेरित आप किसी बालक को उदाहरण देकर कर सकते हैं, महान लोगों के उदाहरण देकर। जैसे मान लीजिए किसी बालक को अभिप्रेरित करना है, तो किसी बालक को पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित करना है तो उसको बताइए आप पढ़ेंगे तो आईएएस पीसीएस शिक्षक बनेंगे, ये सब चीज करेंगे। तो यही होता है कि बालक को उदाहरण देके आप अनुप्रेरित कर सकते हैं। चलिए आगे नंबर देखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपको सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। आप शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी है आपको सम्मान नहीं देता है तो आप क्या करेंगे। आप उसकी अपेक्षा करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। परीक्षा में कम अंक देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। याद रखिएगा, देखिएगा, डांटना निगेटिव टैग वर्ड है। जब आपको पढ़ा रहे थे बच्चे को आपको कभी नहीं डांटना है, उसकी आप अपेक्षा नहीं करेंगे। वो छोटा बालक है और नादान है, उसको परीक्षा में आप कम नंबर ऐसा कुछ काम करेंगे ही नहीं। उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसकी चारित्रिक और नैतिक विकास के प्रति कोई उपाय ढूंढेंगे। याद रखिएगा, सफल टीचर का मतलब यही होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मानवीय मूल्यों से जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है। तो कौन से विकास का अर्थ है। मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो याद रखिएगा, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है के किसके विकास का अर्थ है, तो मतारोपण के विकास का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे देखेंगे, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान का, बच्चों के समझने के प्रवृत्ति का और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, उपयुक्त सभी का। तो याद रखिएगा, जब 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखने के बाद आप एक ही चीज आपको मिलेगा कि कोई विद्यार्थी को समझने के लिए एक शिक्षक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान का बात ये भी सही है। बच्चों की समझने की प्रवृत्ति का, अगर बच्चों को कोई टीचर समझेगा तो वह बच्चे को अच्छा से अच्छा पढ़ा सकेगा। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत को, विद्यार्थियों का मत भी जानिए, विद्यार्थियों के अंतर की भावनाओं को जानिए और विद्यार्थियों को सीखने में जो अंदर विद्यार्थियों के मन में जो भावनाएं होती है ना, जब उसको टीचर जानता है तो उसको सिखाने में काफी मदद मिलता है। तो इसलिए आप लोग किसके साथ जाइएगा, उपयुक्त सभी के साथ। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अभिषेक एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे अभी तक आप लोग जुड़े नहीं है प्यारे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने जैसे जितने आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनको आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। चलिए, और जो भी कुछ हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में हमारे पास पहुंचाने की आप कोशिश करिएगा, ये भी बात देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ऐसा प्रश्न बने तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, सक्रिय सदस्य की बात कहा है। सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वयस्कावस्था में, प्रातः बाल्यावस्था में और यहाँ पे बाल्यावस्था में। याद रखिए, कोई भी बालक अपने समकक्षी मतलब समान कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। यह जो अवस्था होती है प्यारे, वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 साल की होती है। कितनी होती है प्यारे, बता दो। 12 से 18 साल।
प्रश्न ये भी बनता है कि किशोरावस्था खत्म कब होती है, तो 18 साल पे खत्म होती है। शुरू कब होती है, 12 साल पे होती है। किशोरावस्था में जो बालक होता है इसको अपराध की अवस्था, इसको बोलते हैं संघर्ष की अवस्था, इसी को बोलते हैं तूफान की अवस्था, और किशोरावस्था को बोलते हैं सम्मान की अवस्था। ये बात को याद रखिएगा, यही होती है किशोरावस्था। इसमें बालक अपनी पहचान बनाना चाहता है, समाज में सम्मान पाना चाहता है, अपराध की दुनिया में अपना पैर जमाता है। बालक जो होता है वह सम्मान की दुनिया में, इसमें जो होती है बालक को तूफान की अवस्था, मतलब बालक कुछ करना चाहता है, याद रखेगा। तो यही होता है समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बालक किशोरावस्था में बन जाते हैं भैया। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मनोचित्रण का संदर्भ है तो अर्थग्राह्यता को बढ़ाने का एक तकनीकी है, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना है, और मन का चित्र खींचना है, और मन के प्रकार का जो अन्वेषण है। तो मनोचित्रण का संदर्भ होता है मन के प्रकार का अन्वेषण। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछा है, प्रतिभाशाली होने का कौन सा संकेत नहीं है बताना है आपको। विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, और अभिव्यक्ति में अनूठापन, और इसके बाद कुतूहल। जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहले किसी भी प्रश्न के पेडोलॉजी के जितने भी आपके प्रश्न हैं, उस प्रश्नों के आंसर निकालने से पहले चारों ऑप्शन को देखिएगा, और चारों ऑप्शन देखने से पहले आप कोई बालक बन जाइए या अपने आप को कोई टीचर मानिए। दो ही अवस्था में आप किसी प्रश्न का सटीक आंसर दे सकते हैं। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत होता है विचारों में सृजनात्मकता। कोई भी बालक अगर प्रतिभाशाली बालक होता है तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं, उनकी विचार में सृजनात्मकता पाई जाती है। याद रखिएगा, अभिव्यक्ति में अनूठापन पाया जाता है और कुतूहल पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी बालक अगर प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आता है तो वह एक दूसरे के साथ कभी लड़ेगा नहीं। याद रखिएगा, तो जब लड़ेगा नहीं प्यारे, तो यही कहा है कि निम्न में से कौन सा नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का जो संकेत है कि बालक अगर किसी के साथ लड़ता नहीं है, तो याद रखिएगा प्रतिभाशाली है, लेकिन कौन नहीं है, तो दूसरों के साथ लड़ना नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। कोई भी प्रतिभाशाली बालक एक दूसरे के साथ लड़ना, झगड़ना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, ऐसी कोई भी गलत प्रवृत्ति या बैड प्रवृत्ति को नहीं करेगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है। सबसे पहले आप देखिएगा, जो 12 वर्ष की उम्र होती है, इस समय बच्चा जो होता है वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और इस बात को ध्यान रखते हुए अब ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन कह रहा है कि कुल प्रेरक संभव में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतता की अनुभूति, और इसके बाद अगला कह रहा है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, और समकक्षों के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इस बात को याद रखिएगा। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कितने लोग होंगे जो फंसेंगे, यहाँ पे रखिएगा प्रसामान्य 12 वर्ष की उम्र में बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। सब बातें संभव है, याद रखिएगा। कुल प्रेरक संभव में कठिनाई, ये भी बात आती है। वयस्कों को खुश करने के प्रति जो बालक के अंदर दुश्चिंतता होती है, ये भी बात होता है। और तीसरा नंबर है कि अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, बच्चा अपने रुचियों को सीमित करने लगता है, ये भी बात सही है। लेकिन सबसे अधिक होना संभव है, याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होती है बालक के अंदर, ये भी आयोग ने माना है। 16 नंबर का 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है। कोई विद्यालय है, वहां पे विद्यार्थी भाग जाते हैं, तो इसका कारण क्या होगा, आप इस कारण को देखेंगे। अच्छा शिक्षण में रुचि का अभाव होगा तब विद्यालय से विद्यार्थी भागेंगे, कि विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव होगा तब भागेंगे, कि विद्यार्थियों को दंड का अभाव होगा तब भागेंगे, कि समस्याओं के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति होगी तब भागेंगे। चारों ऑप्शन आप देखेंगे, और किस सिचुएशन में विद्यालय से बच्चे भागेंगे, इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा, सकारात्मक दृष्टि से देखिएगा, ना कि नकारात्मक दृष्टि से। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा रुचि का अभाव होगा तब भागेंगे, ये बालक का मतलब है। या देखिएगा, ये बालक से रिलेशन इसका रिलेटिव है। एक बालक के अंदर रुचि नहीं होगा, वह नहीं आएगा, अनेक बालक भागेंगे विद्यालय से, तो इसका कारण क्या होगा, इसको देखेंगे। ये जो ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा।
विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव होगा। ये बात को ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये किसी सिचुएशन में ये ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन जब चारों ऑप्शन को देखेंगे तो एक देखिए ना, दंड जैसी बात को बालक को कराना नहीं, दंड जैसा अभाव होगा तो बालक भागेंगे, ऐसा कुछ बात ही नहीं प्यारे। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, मतलब अपना याद रखे, कोई समस्या के प्रति कोई भी शिक्षक अगर जागरूक नहीं होगा तो बच्चे के अंदर रुचि नहीं आएगी, और बच्चे के अंदर जब रुचि नहीं आएगी तो बच्चा सीखने के प्रति उत्साहित नहीं होगा, तो बच्चा जो होगा वो विद्यालय कक्ष में जाना अच्छा नहीं समझेगा, वह विद्यालय को छोड़ेगा, भागेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक को अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। बच्चा को कभी व्याख्या जैसी बातों को नहीं कराना, गलत बात। ये टैग वर्ड है। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा और विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बता रहा है कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? तो विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए श्रम करने वाले लोगों का आप क्या देंगे प्यारे? उदाहरण देंगे। ये ऑप्शन बहुत सही है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में लोग फंसेंगे। यहाँ पे देखिएगा, अवसर देना, ये बच्चा को बात कर रहा है, ये बच्चे को अवसर देंगे तो विद्यार्थी श्रम करने के प्रति उत्साहित होगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का जब उदाहरण देंगे और किसी बात को जब विद्यालय में बच्चों के सामने उदाहरण देकर आप समझाने का प्रयास करेंगे तो वहां पे बालक अधिक से अधिक स्फूर्ति उसके अंदर आएगी, उसके अंदर एक्टिविटी आएगी। इस बात को याद रखिएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा और बच्चों को वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिक के साथ तुलना करेगा और किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। याद रखेगा। जब 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 19 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक हम बता रहे हैं पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड। सबको देखिए, थोड़ा इसको हम फॉलो करके देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बालक है ना, तो उसके सामर्थ्यों का परिवर्तन का परीक्षण नहीं कराएंगे दोस्तों। परीक्षण आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड को देखेंगे, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या, छोटे बच्चों के साथ व्याख्या जैसी बात नहीं करना है प्यारे। जब व्याख्या को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। मैं टैग वर्ड को केवल मैं आपको बताया हूं, टैग वर्ड की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बस टैग वर्ड को ध्यान में रखते हुए आप पेडागोजी के 50 से 60 प्रश्न कर जाएंगे। पूरे प्रश्न 90 प्रश्न पेडागोजी के पूछे जाते हैं सीटेट में। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बच्चों को वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ देखिए ना, यहाँ पे तुलना शब्द आ गया। बच्चों का किसी के साथ तुलना नहीं कराएंगे प्यारे। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। आप लोग देखिए, केवल टैग वर्ड्स के इसका आंसर हम ढूंढ के निकाल दिए। 4 नंबर सही है। क्यों सही है? कि किसी बच्चों को संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायित्व होगा। ये जो होता है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, क्योंकि जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरों के सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायित्व होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के अनुशासित बनाने में सहायता करता है। अनुशासित करना नहीं है छोटे बालों को। परीक्षा के परिणाम में उन्नति करता है। बाल मनोविज्ञान परीक्षा के परिणाम में उन्नति कराना, ऐसी कुछ बात होगा ही नहीं दोस्तों। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। चलिए ये भी बात थोड़ा सही है, देखते हैं। अगला देखते हैं, यह बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक की सहायता करता है। देखिए इसमें और इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 की अपेक्षा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो काफी अच्छा कर रहा है। कि ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, इसको आयोग ने सही भी माना है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। जो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है ना, अगर शिक्षक के अंदर बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वह बालक को काफी अच्छे तरीके से समझ सकेगा। और यही कह रहा है कि बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बाल मनोविज्ञान जो होता है वह बालक के व्यवहार को समझने में सबसे अपना अच्छा रोल अदा करता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बात करेंगे।
विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना और अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना और इसकी उपेक्षा करना। कभी भी आप उपेक्षा नहीं कर सकते। अगर बालक कहीं गलती कर रहा है तो बालक को डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कक्षा से बाहर निकालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अभिभावकों को ध्यान में इसे लाएंगे। याद रखेगा, अवांछित व्यवहार विद्यालय में बच्चा कर रहा है तो उसमें अभिभावकों के ध्यान में नहीं लाएंगे। अभिभावकों के ध्यान में लाते हैं जब ऐसा आपको ऑप्शन नहीं होता जो आपके लिए अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। बच्चा है ना, बच्चा को कभी दंड नहीं देना है दोस्तों, ये याद रखेगा। बाल विकास आपकी एनईपी हो गया, चाहे कोई भी बाल विकास संबंधित जितने भी प्रावधान है, जितने भी मनोवैज्ञानिक है, कोई मनोवैज्ञानिक नहीं कहते हैं कि विद्यालय में बालक को दंड देके कोई चीज आप सिखा सकते हैं। बालक को दंड नहीं देना है, इस बात को याद रखेगा। तो विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी तरीका होता है कि अवांछित व्यवहार के कारण को ढूंढना और उपचार का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण इसका जो शॉर्टकट रूप आएंगे वही है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आपको शिक्षक दिवस पर, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? याद रखिएगा, आप कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे और उन्हें बदले में शुभकामना देंगे। याद रखिएगा, जो वे विद्यार्थी हैं आपके ही विद्यार्थी हैं और आप कक्षा कक्षा में टीचर का रूप में आप हैं। तो याद रखिएगा, जब किसी छोटे बच्चे आपको कोई बधाई देते हैं ना, या छोटे लोग कोई बधाई देते हैं ना, तो आप उनको शुभकामनाएं नहीं देंगे। शुभकामना होता है जो आप बहुत लोगों को कोई चीज के प्रति, कोई त्योहार के प्रति आप गिफ्ट देते हैं या कोई चीज समूह में दी जाती है तो उसे हम शुभकामना कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, उन्हें आप क्या देंगे? तो इस अवसर पर उन्हें आप धन्यवाद करेंगे। वे आपके कक्षा कक्षा में पढ़ने वाले बालक हैं तो उनको आप धन्यवाद देंगे क्योंकि वह शिक्षक दिवस पर आपके लिए बधाई पत्र दिए हैं, आपके सम्मान में कुछ हुआ किए हैं, तो उनको इस उपयुक्ति के लिए आप क्या करेंगे? तो उनको धन्यवाद देने का काम करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जब विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है और यह व्यक्तित्व असफलता है। याद रखिएगा, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है यह व्यक्तित्व असफलता है। जब यहाँ पे एक शब्द आ जाए, याद रखिएगा, एक शब्द कहे तो, और जब विद्यार्थी असफल होते हैं, मतलब कई विद्यार्थी की बात कहा जाता है, तो यह समझा जाता है कि यह पद्धति असफल है, कि यह शिक्षक असफल है, कि यह पाठ्य पुस्तकें असफल है, कि यह व्यक्तित्व असफल है। याद रखिएगा, तो इस स्थिति में देखा जाता है कि यह एक शिक्षक असफल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। जब विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि शिक्षक असफल है। जब कई विद्यार्थियों की बात करें, केवल एक विद्यार्थी की बात करें, तब ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाइएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता और आज्ञाकारिता। याद रखिएगा, जो चारों ऑप्शन को देखेंगे और जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? इससे सिचुएशन में ऐसे मेरे 100% में 70% लोग होंगे ना जो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे। ठीक, कितने लोग होंगे जो ईमानदारी के साथ भी जाएंगे, कितने लोग होंगे जो सहभागिता के भी साथ जाएंगे, और कितने लोग इसी दोनों में उनको परेशानी होगी, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में। तो याद रखिए ना, उत्तरदायित्व की अनुभूति, ये बात सही है, बात गलत नहीं है, लेकिन किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कहा है तो सभी ऑप्शन को आप देखेंगे। देखिए ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर बच्चा आज्ञाकारी बालक होगा तो उसके अंदर ईमानदारी के भी गुण आएंगे, सहभागिता का भी गुण आएगा और उत्तरदायित्व की अनुभूति भी होगी। अर्थात तीनों ऑप्शन जो है ना वो 4 नंबर आज्ञाकारिता के अंदर आ जा रहे हैं, इसलिए आप 4 के साथ चले जाइएगा। चलिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय में असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? जैसे आप कक्षा में कोई पाठ को पढ़ा रहे हैं और ऐसा कोई उसमें बालक है, कोई विद्यार्थी है जो क्या करता है कि उस पाठ को पढ़ाते वक्त आप हिंदी का पढ़ा रहे हैं और वो विज्ञान का प्रश्न पूछ ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की आप अनुमति नहीं देंगे, कि उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे और
कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आप कभी उसको मारेंगे, पीटेंगे, फटकारेंगे, ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, दंडित नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो बालक के अंदर ऐसा भावना आएगा कि वह आपसे कोई भी प्रश्न पूछना ही नहीं चाहेगा। तो याद रखिएगा, भले ही वह कोई दूसरे मैटर में कोई प्रश्न पूछ रहा है, आप उसको प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, भले से आप उसको कक्षा खत्म होने के बाद ही बताएं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा और प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करेगा। याद रखिएगा, बुनियादी स्तर पर, बुनियादी स्तर का मतलब होता है निचली कक्षा में, जब बालक प्रारंभिक कक्षा में होता है, जैसे 1-2 में होता है, तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है। मातृभाषा का मतलब बालक जो अपने माता पिता से, अपने परिवार समाज से सीखकर जब विद्यालय में आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मातृभाषा, उस भाषा को। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण वो ऐसा होता है प्यारे, जैसे वो अपने परिवार से, समाज से, माता पिता से जो भाषा सीखता है, जो अनुभव लेकर जब वो बुनियादी कक्षा में, मतलब 1-2 कक्षा में भी उसका प्रवेश होता है, दाखिला होता है, तो प्राकृतिक वातावरण के साथ जब बच्चा सीखता है, जब बच्चा किसी चीज को प्रैक्टिकली सीखता है, जो उसके समाज से जोड़कर जब बच्चे को सिखाते हैं, तो वह शिक्षा का बेहतर रूप होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट होनी चाहिए, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षर में लिखना चाहिए और छोटे अक्षर में लिखना चाहिए। तो याद रखिएगा, श्यामपट्ट पर लिखते समय आपके अंदर क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। जब आप लेखन में स्पष्टता कर देंगे प्यारे, तो बड़े अक्षर में लिखना भी कहलाएगा, वह छोटे अक्षर में भी लिखना कहलाएगा और अच्छी लिखावट भी कहलाएगी। अर्थात आप अच्छे लेखन में स्पष्टता कर दीजिए, सभी बात उसी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? अगर आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, तो कोई बालक है जो देर से आता है, लेट से आता है, और तो लेट से आता है, तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे और उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऐसा कोई बात नहीं, उस पर ध्यान देंगे, उसे हम दंड करेंगे नहीं और उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे ही नहीं, ये बात तो गलत है। ऑप्शन को देख के हम आंसर को ध्यान में रखेंगे। तो कारण जानने का एक सफल टीचर यही होता है कि जब बालक कोई गलती करे, बालक कोई चीज न सीखे, बालक लेट आए, बालक किसी के साथ झगड़ा कुछ भी करे, तो आप उसको क्या करेंगे दोस्तों? कारण जानने की चेष्टा रखेंगे, कारण जानने की आप इच्छा व्यक्त करेंगे कि बालक आखिरकार कारण क्या है कि वो लेट आ रहा है। आप ऐसे अपने मन में सोचेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने का तरीका है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, कि विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। याद रखिएगा, जब आप देखिए ऐसे पेडागोजी, जब इसे लेंदी पेडागोजी आपके सामने आए, तो आप क्या करेंगे? याद रखिए शिक्षा का उद्देश्य, याद रखिए शिक्षा को आप अधिगम से याद रखो ना, अधिगम से आप प्यारे याद रखिए। शिक्षा को कैसे आप याद रखेंगे? अधिगम से याद रखिए। तो जब आप लोग अधिगम से शिक्षा को याद रखेंगे, तो आपके सामने एक माइंड में, आपके अंदर एक भाव आएगा, और वो भाव क्या होगा? याद रखिएगा, वो भाव के बारे में मैं बता दे रहा हूं आपको। उसे भाव को जब आप देखेंगे, तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए मतलब अधिगम, और अधिगम को कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन लाना। और ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही विद्यार्थी को शिक्षा देना कहलाता है। कोई भी विद्यार्थी को अगर आप शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। व्यवहारिक जीवन के अंतर्गत ए भी चीज आएगा, ए भी चीज आएगा और ए भी चीज आएगा। व्यवहारिक जीवन के अंतर्गत मतलब बच्चे का चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक
विकास, इसके बाद सामाजिक विकास, सभी विकास आ जाते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार कराना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो पूरे 30 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हुई। और ये श्रृंखला कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।